मैं जितनी तेज दरख्तों में भाग सकता था झोंपड़ी की तरफ भागा। दरिया के किनारे जाकर शुमाल की तरफ निगाह डाली तो दूर एक स्टेमर या मोटर लॉन्च चली आ रही थी। अभी वो काफी दूर थी। मैंने झोंपड़ी में आकर चप्पल उतारकर अपने पुराने जॉगिंग बूट पहने, जिस्म के गिर्द चादर लपेटी। मेरी सारी बंदूकें और 303 की दोनों राइफलें, कारतूस और गोलियां वगैरह डाकू अपने साथ ही ले गए थे। सिर्फ वही राइफल और गोलियां बची थीं जो मेरे पास थीं। यहाँ सब्जी और फल काटने वाली एक छुरी भी थी। मैंने उसे अपनी धोती में उड़स लिया और सुधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मनका अपनी जेब में रख दिया। मैं एक बार फिर दरिया की तरफ आ गया। स्टेमर अब करीब आ गया था और उसके ऊपर लहराने वाला गुजरात पुलिस का नीला और गैरवे रंग का झंडा हवा में फड़फड़ाता साफ नजर आ रहा था। मैं छलांग लगाकर पटेल के दरिया के किनारे मोटर किश्ती में गया। जीना उतरकर मट्टी के तेल का कनस्तर लेकर उस तेल को इंजन के पास उलट दिया। फिर कपड़े के एक टुकड़े को आग लगाकर फेंका और बाहर निकल कर झोंपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। मोटर किश्ती के इंजन ने आग पकड़ ली। उसमें से पहले धुआं और फिर आग के शोले बुलंद होने लगे। मैंने अपनी सिमत का तयन शुमाल मगरिब की तरफ कर दिया था, क्योंकि उसी रुख पर बड़ौदा और अहमदाबाद के वस्ती जंगल में वो पुराना किला नुमा खंडर था, जिसके जेरे जमीन लेबॉर्ट्री में मेरे साथी एजेंट अमजद के मुताबिक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आफरीदी और उसकी नौजवान लड़की नौरीन कैद थी। नारियल के झुंड में सुधा रंगनी के सांप बेटे की लाश अब चिमटियों से पूरी तरह ढक गई थी। यहाँ पहुंचकर मुझे पीछे दरिया की तरफ से एक धमाके की आवाज सुनाई दी। ये पटेल की मोटर किश्ती के फटने का धमाका था और उसके साथ ही मोटर लॉन्च के भौनपुर की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गईं। मालूम हुआ कि पुलिस पार्टी दरिया के किनारे पहुंच चुकी थी। मैंने ज्यादा तेजी से भागना शुरू कर दिया। अब हर दूसरे कदम पर दरख्त मेरा रास्ता रोकते थे, लेकिन पीछे मेरी और मेरे मुस्तकबिल की मौत मेरे ताक़ुब में थी और आगे एक M3 मिशन मेरे इंतजार में था। मैं भागता चला गया। जंगल इस कदर गुन्ना था कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता था। खुदरो झाड़ियां, दरख्तों की लटकती टेनियां और घुटनों तक घास कदम कदम पर मज़ाहमत कर रही थी। फिर भी मैं इन रुकावटों को अबूर करता जितनी तेज भाग सकता था भागा जा रहा था। गुजरात पुलिस की लांचों के भौंपुओं की आवाजें मेरा पीछा कर रही थीं। पटेल की जिस मोटर लॉन्च को मैंने आग लगाई थी उसके धमाके बंद हो गए थे। ऐन मुमकिन था कि पटेल के अड्डे पर लाशों को देखकर पुलिस मेरी तलाश में जंगल में निकल खड़ी हो, मगर ये जंगल इस कदर गुन्ना और दुश्वार गुजार था कि अगर मैं उसके औसत की जानिब मजीद आगे निकल जाता तो फिर पुलिस तो क्या, भारतीय फौज के जवान भी मेरा खोज नहीं लगा सकते थे। चुनांचे मैंने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। इन जंगलों के नशेब फराज से वाकफियत और कुछ मेरा तजर्बा, ज्यादातर जवानी का ताज़ा वलवला, परवर खून और कौमी जज्बा मेरी हिम्मत बढ़ा रहा था। पटेल के डेरे से उठाई हुई कीमती राइफल गोलियों की पेटी के साथ ही मेरे कंधे से लगी हुई थी। मेरा लिबास पटेल ही के संदूक में से निकाला हुआ धोती कुर्ता था। ऊपर मैंने चादर लपेट रखी थी। धोती में फल काटने वाली छुरी ओढ़स रखी थी। जेब में माचिस की डबिया भी थी। पाँव में जॉगिंग शूज थे। रुपया पैसा मेरे पास नहीं था। सोरा शटर में सर्दी बहुत कम पड़ती है, चुनांचे मौसम सरमा में भी इन जंगलों में गर्मी और हब्स की कैफियत थी। मैंने चादर उतारकर एक जगह झाड़ियों में अच्छी तरह छुपा दी। जब मैं जंगल में दाखिल हुआ था तो सूरज दरिया की सिमत गरूब हो चुका था और जंगल में शाम का अंधेरा बड़ी तेजी से उतरने लगा था। ये बात मेरे हक में जाती थी। दूसरी तरफ मुझे शेर और चीते और सांप बिच्छू का डर भी था। सांप के जहर पर काबू पाने के लिए तो मेरे पास उसका तरियाक यानी मेरी हमदम, मेरी दोस्त और अब मेरी महबूबा सुधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मन का मौजूद था, लेकिन शेर, चीते और हाथी के बराह रास्त और अचानक हमले से बचाव मुश्किल था। अभी मैं पुलिस पार्टी से इतना करीब था कि किसी दरख्त पर बैठकर रात बसर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बस अल्लाह का नाम का विर्द करता, दिल में अपनी जिंदगी की दुआएं मांगता, दरख्तों और झाड़ियों से उलझता अंधेरे में आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। सिमत का तयन मैंने खास अंदाजे से किया था। इस जंगल में मैं पहले भी सुधा रंगनी के साथ सफर कर चुका था। मेरी मंजिल बम्बई शहर थी, जो इस वक्त मुझे हजारों मील के फासले पर महसूस होता था। मुझे सूरा शटर की सरहद को पार करके महारा शटर के प्रांत में दाखिल होना था। अकब में पुलिस पार्टी की लांचों के भौंपुओं की आवाज अब नहीं आ रही थी। पीछे एक फायर की आवाज से जंगल गूंज उठा और दरख्तों के परिंदे फड़फड़ाकर उड़ गए। ये 303 की राइफल का फायर था।
शायद पुलिस मेरे ताक़ुब में चल पड़ी थी, या ऐसा भी हो सकता था कि ये फायर मुझे दहशतज़दा करने के लिए दागा गया हो। इतना मुझे मालूम था कि गुजरात पुलिस के सूखे साखे सिपाहियों में इतना दमखम नहीं कि वो रात के अंधेरे में इतने खतरनाक जंगल का रुख करें। ताहम मैं जरा सी भी गफलत नहीं करना चाहता था। मैं किसी जगह रुके बगैर आगे बढ़ता गया। जब रात का अंधेरा गहरा हो गया और मैं भी थक गया तो एक जगह घास में छुपे हुए पत्थरों के पास बैठकर सस्ताने लगा। जब सांस कुछ ठीक हुआ तो अल्लाह का नाम लेकर फिर चल पड़ा। ये हिम्मत तलब दुश्वार गुजार सफर रात गया तक जारी रहा। अब मैं इतना थक चुका था कि एक कदम चलने की सिकत न थी। प्यास भी लग रही थी। कोई नदी नाला अभी तक मुझे नहीं मिला था। मैं एक जगह बेदम होकर बैठ गया। लिबास भी कई जगह से फट गया था। राइफल और गोलियों की पेटी अपने सामने जमीन पर डाल दी और लंबे लंबे सांस लेने लगा। एन उस वक्त जंगल किसी शेर की दहाड़ से गूंज उठा। मैंने चौंक कर अंधेरे में जिधर से आवाज आई थी उधर गौर से देखा। तारीकी में भूतों की तरह उस्तादा देवकामत दरख्तों के हेवलों के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। शेर की दहाड़ करीब से बुलंद हुई थी। हो सकता है ये कोई आदमखोर शेर हो और उसे मेरी बू आ गई हो। मैंने राइफल उठाकर कंधे पर डाली और एक दरख्त पर चढ़कर उसके दो शाखे पर बैठ गया। ये दो शाखा जो जमीन से काफी बुलंद था, मेरे लिए ये एक मचान का काम दे रहा था। मैंने एक मोटी सी टेनी से टेक लगा ली। मच्छरों ने मुझ पर हमला कर दिया। ये एक नई मुसीबत थी। बहरहाल मुझे इस मुसीबत का मुकाबला करना था। मैंने धोती उतारकर उसमें अपना सारा जिस्म लपेट लिया। सिर्फ आंखें खुली थीं। किसी ने सच कहा है कि नींद सूली पर भी आ जाती है। खुदा जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई और मैं उसी हालत में दरख्त की टेनी से टेक लगाए सो गया। चिड़ियों की चहकार से मेरी आंख खुल गई। दरख्तों में और दरख्तों के नीचे दिन की रोशनी फैली हुई थी। मैं एक पल के लिए दुमसादे वहीं बैठा माहौल का जायजा लेता रहा। सिवाय चिड़ियों की चहकार और परिंदों की बोलियों के वहां दूसरी कोई आवाज नहीं थी। दरख्त से उतरकर मैंने धोती बांधी, छुरी को कुर्ते की जेब में रखा, राइफल के चैम्बर को चेक किया। चैम्बर मैगजीन से भरा हुआ था। प्यास से खल्क खुश्क हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पत्थरों में पानी का छोटा सा झरना नजर आया। उस झरने में से शफाफ पानी बहकर एक तलिया में जमा हो रहा था। जी भरकर पानी पिया, मुंह हाथ धोया, खुदा का शुक्र अदा किया और अंदाजे से एक तरफ रवाना हो गया। ये सारे का सारा इलाका सतह मुर्तफा का था। नाहमवार पथरीली जमीन को जंगली देवदार और साल के दरख्तों ने ढांप रखा था। खुदा खुदा करके गुन्ना जंगल खत्म हुआ। सामने धूप की रोशनी में फैला हुआ ऊंचा नीचा घास का मैदान था, जिसके आखिर में एक जगह दरख्तों की छांव में कुछ झोंपड़े दिखाई दे रहे थे। इन झोंपड़ों में एक जगह धुआं उठ रहा था। पास ही कुछ खेत नजर आए। मेरा लिबास सोरा शटर के आदमियों ऐसा था, लेकिन मैं इन लोगों की जबान रवानी से नहीं बोल सकता था। ताहम एक हौसला था कि राइफल मेरे पास है। मैं झोंपड़ियों की तरफ चल पड़ा। ये सीधे साधे नेम जंगली देहाती थे। मैंने ये फर्जी कहानी सुनाई कि शिकारी हूँ, अपनी पार्टी से जंगल में बिछड़ गया हूँ। इन लोगों ने मुझे मकई की रोटी और दूध पेश किया। ताज़ा दूध और मकई की रोटी ने मेरे जिस्म की खोई हुई तवानाई बहाल कर दी। उनकी जबान जंगली गुजराती जबान थी, जिसमें महाराष्ट्र प्रांत की बोली भी शामिल थी। उन्होंने कुछ बोलकर कुछ इशारों में मुझे बताया कि महाराष्ट्र की सरहद एक दिन और एक रात की मुसाफिर पर है। मैंने एक दिन और एक रात वहां आराम किया। भरी हुई राइफल को मैंने अपने से अलग नहीं किया था। अगले रोज मैं ताज़ा दम था। यहाँ सुई धागे से मैंने अपने कपड़ों की थोड़ी बहुत मुरम्मत भी कर ली थी। उनकी औरतें जो चांदी के जेवरात से लदी फंदी थी, मेरी तरफ मुस्कुराकर देख रही थीं। इन लोगों की मेहमान नवाजी मुझे हमेशा याद रहेगी। जब चलने लगा तो उन्होंने मकई की 4 मीठी रोटियां बांधकर साथ कर दी। मैंने हिंदुओं की तरह उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और अपने सफर पर रवाना हो गया। मैंने एक दिन और एक रात का ये पुरखतर जंगली सफर कैसे तय किया, कैसे सोराशटर प्रांत की सीमा पार करके महाराष्ट्र की सरहद में दाखिल हुआ और फिर किन जान जोखों से मंजिलों पर मंजिलें तय करता महाराष्ट्र के एक छोटे से देहाती रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। ये एक अलग कहानी है और मुहिम जोई के रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। अगर मेरी ट्रेनिंग और जफाकशी साथ न देती तो मेरा इन आदमखोर जंगलों से जिंदा निकल आना महाल था। जिस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लिबास तार तार था। मच्छरों के काटने की वजह से चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन राइफल और गोलियां अब भी मेरे पास थीं।
मैं सीधा उस छोटे रेलवे स्टेशन मास्टर से जाकर मिला और उसे ये कहानी घड़कर सुनाई कि मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ और अपनी शिकार पार्टी से बिछड़कर जंगल में भटक गया हूँ। मैं तमिल जबान में बात कर रहा था, मेरा रंग भी सांवला हो गया था। स्टेशन मास्टर नाट्य कद का उधेड़ उम्र का मरहटा था। मैं तमिल जबान बड़ी रवानी से बोल रहा था। स्टेशन मास्टर को मेरी दास्तान पर लाजमी तौर पर यकीन करना ही पड़ा। वो मुझे अपने छोटे से क्वार्टर में ले गया। यहाँ उसकी पत्नी मौजूद थी। मुझे हैंड पंप के नीचे नहाने को कहा गया, नए कपड़े पहनने को दिए गए, खाना खिलाया गया। कई दिनों के बाद चाय पीने को मिली। स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया कि ये महाराष्ट्र का नाम मापली रेलवे स्टेशन है। मैंने उसे कहा कि बम्बई में मेरे बड़े भाई कृष्णम आचार्य जी रहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। आप मुझे किसी तरह बम्बई शहर पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने नहाने के बाद उन पर असर डालने के लिए पूजा पाठ भी की थी और तमिल जबान में रामायण के कुछ श्लोक भी ऊंची आवाज में पढ़े थे। माथे पे केरला के आचार्यों की तरह वशीनु देवता का तलक भी लगा लिया था। यह स्टेशन मास्टर वैसे ही बड़ा नेक दिल था। उस पर मुतजाद मेरी धर्म सभा से बहुत मुतासिर हुआ। उसने मुझे तसल्ली दी कि वो मुझे नामापली से बम्बई तक का एक रेलवे पास बना देगा। तुम ये पास रात में टिकट चेक करने वाले को दिखाते जाना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने उस मराठे स्टेशन मास्टर के पास 3 रोज कयाम किया और फिर से ताज़ा दम हो गया। एक रात को मुझे ट्रेन में सवार करा दिया गया। मैंने स्टेशन मास्टर का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया, उसे धन्यवाद किया और ट्रेन मुझे लेकर बम्बई की तरफ रवाना हो गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।